गलत पंगा ले लिया इस बार अमेरिका ने? कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन जब वो दूतावास पे हमला करता है तो तस्वीर वैसी दिखती है कि देखिए अमेरिका के काउंसलेट पर हमला किया। ईरान के जो हमले हैं वो सबसे ज्यादा दुबई पर क्यों हो रहे हैं? दुबई उतना प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की वो वहीं टारगेट कर रहा है। इजराइल और अमेरिका को रीड करना, उनकी रणनीति को रीड करना मुश्किल होता है कि है खामेनी को खत्म करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन वो बातचीत किसी हद तक किसी नतीजे पर पहुंच रही थी, ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, उसके बावजूद युद्ध हुआ। लंबा युद्ध अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाना मुश्किल है। चीन से, रशिया से मदद मिलेगी कुछ? तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास है न्यूक्लियर वेपन या वो बना सकता है। दुबई में दहशत है। कतर, बहरीन, कुवैत, तमाम अरब देशों में हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से। ईरान बौखला गया है। खामनेई की मौत के बाद अमेरिकी हमले और इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इसे लेकर कई सवाल उभर रहे हैं। मेरा नाम फरीद अली है और मेरे साथ हैं देश की जानी मानी एंकर और हमारी सीनियर सहयोगी सुमेरा खान। इनसे जानते हैं कि क्या अमेरिका ने या इजराइल ने गलत पंगा ले लिया है इस बार? क्या ये लड़ाई 4 साल से जारी यूक्रेन और रूस की जंग से ज्यादा बड़ी है? आइए समझते हैं सुमेरा खान जी से। तो सुमेरा जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि क्या गलत पंगा ले लिया इस बार अमेरिका ने? देखिए, गलत पंगा तो नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, 5वां दिन है, तो आखिरकार नतीजा क्या होगा और कुछ वक्त के बाद किसको कितना नुकसान हो रहा है और आखिरकार अमेरिका जिसको हासिल करने के लिए, जिस मकसद से वहाँ पहुँचा है, उसे वो हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है, तब जाकर हम ये शायद कह पाएंगे कि गलत पंगा ले लिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये समझा गया था कि बहुत आसानी से कुछ हासिल हो जाएगा तो वो नहीं होगा। वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, अपनी एक रणनीति बनाई है। ईरान के पास जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है कोई कंपैरिजन नहीं है। जो अमेरिका की ताकत है, जो अमेरिका के पास हथियार हैं, जो इजराइल और अमेरिका मिलके जितनी ताकत रखते हैं, चाहे वो एयर पावर की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो या हथियारों की भी बात हो, वो कंपेयर, उसकी तुलना में ईरान के पास वो ताकत नहीं है। लेकिन ईरान को ये मालूम था कि ये होने वाला है, ये युद्ध होने वाला है या ये युद्ध कभी ना कभी होगा, तो वो उसकी तैयारी उसने बहुत लंबे वक्त से की है और उसने बहुत इफेक्टिव रणनीति बनाई है। उसके मुताबिक वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो कॉस्ट ऑफ वॉर यानी इस युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए कितनी बढ़ा सकता है, वो उस पर फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए, ईरान के पास एयर पावर नहीं है, उसके पास नेवी नहीं है, जितनी कितनी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका लगातार, तो बची खुची भी ख़त्म ही हो गई है। मगर उसके पास मिसाइल पावर है, उसके पास ड्रोन पावर है और वो उसके पास वो क्षमता है। ईरान ने बहुत बेहतर ईरान ने एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी का इख्तियार किया है कि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का युद्ध लड़ रहा है। यानी वो इजराइल में भी हमले कर रहा है और वो अपने सामने जो ये तमाम गल्फ़ के देश हैं वहाँ पर भी हमले कर रहा है, और गल्फ़ के जो ये तमाम देश हैं यहाँ पर जो वो हमले कर रहा है वो उन जगहों पर हमले कर रहा है जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं। यानी देखिए, मैसेज अगर वो एयर बेस पर हमला करता है तो वहाँ तो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तैनात है, तो वो उसको इफेक्ट उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाता है या किसी हद तक पहुँचा भी रहा है। लेकिन जब वो दूतावास पे हमला करता है तो तस्वीर वैसी दिखती है कि देखिए अमेरिका के काउंसलेट पर हमला किया, अमेरिका के दूतावास पर हमला किया, वहाँ अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं, तो वो खबर अमेरिका में भी बनती है बड़ी, वहाँ पर अमेरिका को जान माल का नुकसान भी होता है और वो प्रोटेक्टेड भी नहीं है जगह। तो उसने स्ट्रैटेजी के तहत वो ये कर रहा है कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी जो सहयोगी हैं उन पर भी प्रेशर आए, उसके जो होम ग्राउंड है यानी अमेरिका में भी प्रेशर आए, तो वो जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और वो इफ़ेक्टिव अभी तक दिखाई दे रहा है। यानी ईरान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो ये सोच रहे थे कि रातों रात हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे या वहाँ से अंदर से कुछ लोग उठ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट कर देंगे या बहुत जल्दी ये कुछ हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं हो रहा है और वैसा होता हुआ अभी आगे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई रिजीम चेंज होने वाली है। लेकिन जो ईरान के जो हमले हैं वो सबसे ज़्यादा दुबई पर क्यों हो रहे हैं? 400 से ज़्यादा मिसाइलें, अभी मैं पढ़ रहा था कि 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं, तो ऐसा क्यों दुबई ही आखिर क्यों टारगेट है?
देखिए, एक तो ये कि सब जगह किया, बहरीन में भी किया है, कतर में भी कर रहा है, दुबई में भी किया है, लेकिन दुबई उतना प्रोटेक्टेड नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दुबई में उतने एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं, या जहाँ दुबई में उसने अटैक किया है वहाँ पर जैसे दोहा में अगर वो कर रहा है तो वहाँ पर तो अमेरिका का बेस ही मौजूद है। तो वहाँ अगर अमेरिका के बेस पे जब वो अटैक करता है तो वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है, वहाँ उसकी मिसाइल को रोकने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल है, वहाँ पर उनके पास कैपेबिलिटी है। या जब वो 5th फ्लीट का बहरीन में जो सेंटर है वहाँ पर हमला करता है, हालांकि वो उसमें भी सफल हुआ है, बड़ा नुकसान उसने वहाँ पर भी पहुँचाया है, लेकिन वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है कुछ। दुबई में जहाँ वो हमला उसने किया है वहाँ प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है ना, तो वो सिटिंग डक है, वहाँ पर अगर हमला हो रहा है तो वो अटैक हो रहा है। अच्छा, दुबई में भी देखिए अभी तक भी क्या हुआ है कि जो ईरान ने कहा है, ईरान कर वही रहा है कि ईरान ने जो जहाँ मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की वो वहीं टारगेट कर रहा है। जो हमने दुबई में अब जैसे दूतावास पे उसने किया, लेकिन जो हमने एयरपोर्ट पे तस्वीरें देखी वो उसने एयरपोर्ट पे अटैक नहीं किया। जो अटैक हुआ वो जहां उनका मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर हुआ, लेकिन उसको जब वो डिटेक्ट करती है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जब वो रोकता है तो जब वो टकराते हैं तो उसके शार्पनर्स जहां गिरते हैं वहां पर जो नुकसान होता है वो नुकसान है। तो वो एयरपोर्ट टारगेट नहीं था, लेकिन बाकी काउंसलेट पर जो टारगेट है, जो बेसिकली अमेरिका के एसेट पर एक टारगेट है, अमेरिका पर एक टारगेट है, तो अमेरिका पे तो टारगेट नहीं कर सकता है, या अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पे तो सीधा टारगेट नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका के दूतावास पे टारगेट कर सकता है, जहां पर की प्रोटेक्ट, तो वो जो होल्स हैं प्रोटेक्शन में उनको ढूंढ के वहां पर अटैक कर रहा है ताकि वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा सके। अब जैसा कि अभी आपने कहा, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ लगातार जो इजरायली अमेरिकी हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग काफ़ी मारे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें फिर आम लोगों का जो जनता की वहाँ की एक गुस्सा डेफिनेटली वो बढ़ेगा। और कितने दिन तक ईरान इन हालात में टिक पाएगा जंग के अंदर? देखिए, ये अभी शुरुआत है बहुत कहने के लिए, लेकिन देखिए एक ये तो हकीकत है कि अब ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे फोर्सेस प्रो सरकार हैं, वो फोर्सेस भी हैं वहाँ पर जो कि सरकार के ख़िलाफ़ हैं, जो खामेनी के ख़िलाफ़ थे, या जो अभी जो IRGC और जो इस्लामिक रजीम है उसके ख़िलाफ़ हैं, तो वो हैं मौजूद। और उनको ताकत देने की कोशिश इजराइल और अमेरिका भी कर रहा है कि भाई वो बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए हम कर रहे हैं अपना काम, आप भी उठिए। और ये उनका मकसद भी था कि देखो हम डिस्ट्रॉय करें और वो फिर उठ खड़े हों, उनको हम सपोर्ट करें ताकि वो अंदर से एक विद्रोह हो। तो वो कोशिश है उनकी। मगर आप देखिए कि ईरान में मगर क्या हो रहा है कि बड़ा मुल्क है, जोग्राफी उसकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और तादाद बहुत कम है, तो उतनी मजबूत तो नहीं है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी। वो बहुत ही किसी ख़ास जगह के लिए उन्होंने डिफेंस सिस्टम्स अपने रखे हैं, और वो भी उतने इफेक्टिव नहीं है। जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल उसको भेद पा रहा है और हमला कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ईरान में परिवर्तन करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान में क्या हुआ है कि ईरान ने बहुत पहले से ये किया है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है अपना कमांड सेंटर। तो उनके यहाँ सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर नहीं है कि ये एक कमांड सेंटर है और यहीं से सब कमांड हो रहा है, सारे लोगों को यहीं से कमांड मिल रहा है कि आप यहाँ अटैक करिए, आप यहाँ। तो एक कमांड सेंटर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज होने से क्या है कि इजराइल और अमेरिका को रीड करना, उनकी रणनीति को रीड करना मुश्किल होता है। किसी भी देश में क्या होता है कि युद्ध होता है तो एक देश का एक कमांड सेंटर होता है, वहाँ से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बदलते हैं जैसे जैसे युद्ध बदलता है। तो आप उस स्ट्रैटेजी को रीड कर सकते हैं कि अच्छा ये अब ऐसे कर सकते हैं, या ये करेंगे, या इनके पास 6 विकल्प हैं तो इसमें से ये विकल्प चुन सकते हैं, या सेकेंड विकल्प ये हो सकता है, और उस हिसाब से सामने वाला भी अपनी रणनीति बनाता है। ईरान में क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको अलग अलग लोगों को टारगेट्स दे दिए गए हैं। तो कोई जहाँ पर बैठा है उसके पास एक टारगेट है कि उसको कहाँ कहाँ अटैक करना है, UAE में कहाँ करना है, या इजराइल में कहाँ करना है, और क्या उसके एसेट्स है जिसको उसे टारगेट करना है, वो कभी भी अपने हिसाब से करेगा। तो वो रणनीति रीड करना मुश्किल है। ये एक मुश्किल है इजराइल और अमेरिका के लिए इस वक्त। दूसरा ये कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि विरोध हो, खामेनी की जिस तरह से मौत हुई है वो भी अपने आप में ईरान में एक तरह का उसकी वजह, खामेनी को वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं ना कि शहीद हो गए, मार्टियर हो गए।
और जिस तरह से पूरे परिवार के साथ हो गए। फिर हमें ईरान को और शिया कम्युनिटी को भी समझना होगा कि शिया कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है जो मार्टियरडम को, शहादत को ही सेलिब्रेट करती है, और दिन रात उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शहादत पर बेस्ड है कि हम वो शहादत को इतना, या जो मार्टियरडम है उसको इतना अहमियत देते हैं या उसको प्रमुखता देते हैं। तो अगर खामेनेई नहीं मरते और बंकर में छिपे होते तो अलग तरह का कोई रिएक्शंस हो सकते थे लोगों के बीच में, मगर खामेनेई अपने घर में बैठे हुए थे, अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, बेटी, दामाद, बच्चे, पोते पोतियाँ, और वहाँ पर वो सब मारे गए हैं। तो वो एक तरह उसके खिलाफ उतनी आवाज़, अभी लोगों की सिंपैथी है। तो ईरान में एकदम से कोई रिवोल्ट हो जाएगा वो अभी फॉरेन पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसे कैसे और आगे बढ़ाएंगे और क्या जो फोर्सेस अगेंस्ट हैं वो और ताकतवर हो जाएंगी। तो इसलिए एक फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से ख़त्म हुए खामेनेई, उसकी वजह से वैसा एक तरह की सिंपैथी है। गुस्सा तो है वहाँ के प्रशासन में और जो शिया कम्युनिटी है ग्लोबली उसमें भी, और सुन्नीज में भी ये देखा जा रहा है, बहुत सिंपैथी है खामेनेई को लेकर। नहीं, मुझे लगता है कि शिया सुन्नी के अलावा भी दुनिया में अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, या ये जिस तरह से ख़त्म किया गया, और मतलब ये इसमें शिया सुन्नी डिवाइड लोगों में नहीं है, आम जनता में नहीं है। लेकिन अगर हम सऊदी अरब को देखें, जो रूलर्स हैं, जो यूएई है या कतर है, जो रूलर्स हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने अस्तित्व को बचाना है उन्हें। उनके लिए तो ईरान अगर ख़त्म होता है या ईरान की ताकत ख़त्म होती है, वो ये नहीं चाहते कि ईरान ख़त्म हो जाए, बट ये तो ज़रूर चाहते हैं कि ईरान के पास ऐसी ताकत ना हो कि वो हमें चैलेंज कर सके। तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है, और वो नहीं चाहते हैं कि अगर खामेनेई या ईरान की जो रजीम है वो मजबूत रहती है तो उनके घर में जो डिसेंटर्स हैं, मतलब उनके मुल्क में जो डिसेंट करते हैं, जो राजशाही के खिलाफ बोलते हैं, उनको ताकत मिलती है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कभी भी, तो इसलिए वो इसको ख़त्म तो करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है इन मुल्कों में भी, चाहे वो यूएई है या दुबई है या बहरीन है या ये इन तमाम जगहों पे, वहाँ पर भी एक सेंटिमेंट है जो ज़रूर खामेनेई के और ईरान के फेवर में है, पक्ष में है, क्योंकि वो उनको लगता है कि एक तो इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए था, दूसरा वो अपने मुल्क की जो राजशाही है उसके ख़िलाफ़ भी है। तो पब्लिक इज़ विद खामेनेई, या आम लोगों में ये फीलिंग है कि ये जो हैं ये लड़ रहे हैं, मगर जो सरकारें हैं, जो राजशाही है, वो उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ख़तरा है। मतलब कि जो वो एक पब्लिक में जो सेंटिमेंट है, अभी सब जो राजशाही वाले मुल्क हैं, खास तौर से गल्फ में जितने, वो भी प्रो ईरान है, तो वो अंदर से घबराए हुए हैं इसलिए कि जनता खड़ी ना हो उनके खिलाफ। हाँ, और इसीलिए वो पहले से भी चाहते थे कि ईरान ख़त्म हो, ईरान की ताकत ख़त्म हो, क्योंकि ईरान जब तक मौजूद है या ईरान की ताकत मौजूद है तो उनके मुल्कों में जो इस तरह की फोर्सेस हैं उनको ताकत मिलती है, मतलब उनको एक वो मिलता है कि ना ईरान से हमें एक सपोर्ट है या ईरान है एक, तो वो ये चाहते हैं कि ये ख़त्म ही हो जाए, ये झगड़ा ही ख़त्म हो, ये ईरान की ताकत ही ख़त्म हो, ताकि फिर उनके मुल्क में जो लोग हैं उनको वो ऐश और आराम की ज़िंदगी दें और वो सरकारें हटाने या राजशाही को बदलने जैसे ख्वाब ना देखें लोग। तो जाहिर सी बात है उनके लिए ईरान का ख़त्म होना ज़रूरी है, ईरान की ताकत का ख़त्म होना ज़रूरी है, लेकिन ईरान इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा ये जाहिर सी बात है नहीं होने वाला है। अब बात करें इजराइल और अमेरिका की, तो अभी जो जैसे हालात हैं वो काफ़ी मुश्किल है इन्हें सुलझाना। अमेरिका और इजराइल को क्या हासिल होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए अभी फ़िलहाल तो कोई, देखिए अगर फ़ौरन कुछ हासिल हो रहा होता तो उसको वो अपने बड़े अचीवमेंट के तौर पर दिखा के, उपलब्धि के तौर पर दिखा के डोनाल्ड ट्रंप फ़ौरन इस युद्ध से हट जाते हैं। अब खामनेई की मौत को वो बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। हाँ, वो जाहिर सी बात वो उनके लिए है, वो उनके लिए है एक बड़ी, वो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खामनेई को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन एक तरह से वो मुसीबत भी है कि खामनेई की मौत के बाद जिस तरह से ईरान बौखलाया हुआ है, जगह जगह हमले कर रहा है, क्योंकि खामनेई की मौत असल में आपने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और जो अमेरिका के लिए मुश्किल है, जो हुआ भी असल में कहा यह जा रहा है कि ये जो युद्ध हुआ वो बातचीत फेल होने पर युद्ध होता है, कि बातचीत आपकी चल रही है और आपकी बातचीत फेल हो गई, कोई रास्ता नहीं निकला, युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यहाँ उलट हुआ है, बातचीत
सफल हो रही थी, रास्ता निकल रहा था बातचीत। और बातचीत चल रही थी और उसमें रास्ता निकल रहा था, क्योंकि जो ओमान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसका ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि देयर वाज अ ब्रेक थ्रू, ईरान किसी हद तक तैयार था बहुत सी शर्तें मानने के लिए, वो शर्तें नहीं जो अमेरिका रख रहा था, लेकिन वो जो कह रहा था वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन वो बातचीत किसी हद तक किसी नतीजे पर पहुंच रही थी, ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, उसके बावजूद युद्ध हुआ। तो उसके बावजूद युद्ध क्यों हुआ? उसके बावजूद युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि आपने जितना मिलिट्री बिल्डअप कर दिया था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जितना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया था, वहाँ से बिना कुछ किए, क्योंकि वो पहले भी हम देख चुके हैं जब उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कहते रहे, अमेरिका ने भले ही ये कहा कि देखिए हमने तो उनकी ख़त्म कर दी है कैपेबिलिटीज़ और अब वो इतने साल और नहीं खड़े हो पाएंगे और उनकी ताकत नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद आप वापस वहाँ पहुँच गए और अब फिर आप ये कह रहे हैं कि अब तो इनकी न्यूक्लियर पावर है इनके पास, हमें इसे ख़त्म करना है। तो इसलिए आपने 6 महीने पहले जो कहा था, आप फिर वापस आपने तब अगर कुछ ख़त्म कर दिया था तो 6 महीने बाद आपको आने की वापस ज़रूरत नहीं थी, तो इसका मतलब तब आपने कुछ हासिल नहीं किया था ज़्यादा और अब आप दोबारा यहाँ पर आ गए। आपने इस वक्त जिस तरह का मिलिट्री बिल्डअप किया, जितने हथियार पहुँचाए, जिस तरह से डिस्ट्रॉयर्स को तैनात कर दिया, उसके बाद आप कोई कुछ अचीव ना करें, आप कुछ करें ना, वहाँ से ऐसे वापस लौटना मुश्किल था एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, बिना कोई बड़ी अचीवमेंट दिखाए। जो एक बड़ी अचीवमेंट खामेनेई की मौत के बाद हो सकती थी, वो खामेनेई की मौत के अलावा उनको रेजीम चेंज भी दिखाना पड़ता ना। खामेनेई की मौत सिर्फ से कुछ नहीं होगा ना, खामेनेई की मौत हुई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सड़कों पे कोई नहीं उतरा या विरोध उस तरह का नहीं, सड़कों पे तो लोग नहीं, लोग फेवर में उतरे ना, अगेंस्ट में, लाइक सरकार के अगेंस्ट में उतर आते कि अब तो खत्म, सत्ता खत्म और यहाँ हम परिवर्तन कर देंगे, तो वो नहीं हुआ। उनकी जो हमले हैं वो फौरन शुरू हो गए, यानी वो उसके लिए तैयार थे और उनकी एक रणनीति भी तैयार थी, एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस उठे और मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी। तो उन्हें कुछ अभी हासिल नहीं हो रहा, तो अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि उसे कुछ अभी हासिल करना है, जो हासिल उसे करना है वो शॉर्ट टर्म में हासिल नहीं कर सकता, यानी अगले 4 दिन में या 4 हफ्ते में हासिल करना मुश्किल है, उसके लिए उसे लंबा यहाँ रहना पड़ेगा। लंबा युद्ध अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाना मुश्किल है, क्योंकि फिर उसकी कॉस्ट अमेरिका के लिए बढ़ती है। कीमत सिर्फ पैसे के तौर पर कॉस्ट नहीं, अमेरिका वो तो झेल सकता है, लेकिन उनके मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर चुनाव जीत कर आए थे कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो एंटी वॉर स्टांस रखते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कहते रहे कि मैं मिडिल ईस्ट को उसके हाल पे छोड़ूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन वो आखिरकार यहाँ आ गए हैं। तो वो अगर लंबा चलता है, उन्हें कुछ हासिल करने के लिए लंबा रहना पड़ेगा, लंबा रहते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अभी विरोध शुरू हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ भी। ट्रंप के लिए खामेनेई को मारने के बाद ट्रंप को ऐसा लगा था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगा था कि लोग सपोर्ट करेंगे अमेरिका में। खामेनेई के खिलाफ तो सेंटिमेंट है, या ईरान की मतलब ईरान में युद्ध ना लड़े हम, मगर ईरान की सरकार के खिलाफ तो देयर इज़ अ सेंटिमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं उनके बीच। उसके बावजूद खामेनेई को मारने के बाद, ख़त्म करने के बाद जो पोल किया गया, उस पोल में डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं वो गिरी, उनको उसका समर्थन नहीं दिखाई दिया। यानी खामेनेई को मार देने के बावजूद, इतने बड़े अचीवमेंट के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप को उसका फ़ायदा पोल में नहीं दिख रहा है। यानी लोगों के अंदर उसको लेकर कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि अगर आपने खामेनेई को मार दिया तो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बढ़े। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुश्किल है। कांग्रेस के पास भी उन्हें लेके जाना है इस मुद्दे को, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट अकेला युद्ध नहीं शुरू कर सकता है, आपको वो कांग्रेस के अप्रूवल के बिना आप युद्ध नहीं शुरू कर सकते। तो अभी उनको वो भी होना है। हालांकि उसमें उस तरह का विरोध नहीं होगा, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स ईरान के खिलाफ ही रहेंगे। तो जो दोनों पार्टियां हैं, तो सिवाय पार्टियों के और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी या अपने लोग और जो अपोजिशन है वो ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए भी कोई सपोर्ट नहीं है। खामेनेई के मरने के बाद भी कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को, उसको लेकर भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात है। और अमेरिका के लिए एक बड़ी बात क्या होती है कि अमेरिका में एक भी बॉडी बैग आता है, अगर एक भी व्यक्ति मारा जाता है तो वो बड़ा मुद्दा है।
और यहाँ पर उन्हें नुकसान हो रहा है। कई सैनिक मारे भी गए हैं, कई सैनिक मारे गए हैं, और अभी एग्जैक्ट फिगर वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कह ये रहे हैं मार्को रूबियो की जो दूतावास में जो हमला हुआ उसमें कोई नहीं मारा गया है, लेकिन उसके फिगर्स अभी आने बाकी हैं कि क्या वाकई उन्हें वहाँ कोई नुकसान हुआ है या नहीं। अच्छा, ईरान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ के मिलिशिया हैं, जैसे हमास है और यमन का हूती संगठन है, लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह, तो इस तरह के जो संगठन हैं अब वो भी खड़े होंगे अमेरिका के खिलाफ, उनसे भी निपटना होगा। होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखिए हूती ने ये तो कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हूती अभी तक युद्ध के मैदान में आया नहीं है, तो हूती को भी ये कहना है। तो हूती असल में हर कोई अभी वो अपने अस्तित्व को भी देखेंगे, वो मौजूद रहेंगे तभी तो वो सपोर्ट कर पाएंगे। हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया था और उसके बाद कुछ उनकी तरफ से फायर भी किया गया था, तो उनके खिलाफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और उन पर बहुत हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर। लेबनान की सरकार की तरफ से पहली बार हुआ है ऐसा, उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी हिजबुल्लाह नहीं करेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी ही करेगा। यानी पहली बार जो लेबनान की सरकार है वो भी हिजबुल्लाह को कह रही है कि आपकी मिलिट्री एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करेंगे, और सेना भी पीछे हट रही है। तो हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल हालात हैं, क्योंकि इजराइल उसके लिए तैयार है कि वो हिजबुल्लाह को उस तरह से इसमें आने ना दे, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और हिजबुल्लाह को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। लेबनान की सरकार भी पहली बार ये कह रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो 2 लोग हैं वो मंत्री हैं सरकार में, और जो सरकार है लेबनान की वो ये कह रही है कि आप कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप कोई हथियारों के साथ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी बस करिए। तो यानी सरकार भी अपने आप को उससे पीछे हटा रही है, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो अभी जो इराक में हैं कुछ मिलिशियाज जो एक्टिव हैं, उन्होंने कुछ हमले किए हैं तो हैं, लेकिन उस तरह का अभी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ हो रहा, वो अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ईरान ही है और कुछ हद तक सपोर्ट हिजबुल्लाह से मिल रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक कर रहा है। इराक से मिल रहा था, इराक में लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में अपने जो नागरिक उनके गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं उनको हिदायत दी है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, और मदद भी कर रही है सरकार। लेकिन यरूशलेम के मामले में अमेरिकी सरकार ने कहा है कि आप निकलिए वहाँ से, लेकिन निकलने का इंतजाम खुद करिए वहाँ से। तो क्या अमेरिका कहीं ना कहीं बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इजराइल पर ईरान मिसाइलें, ड्रोन हमले कर रहा है? जाहिर सी बात, देखिए ये मुश्किल हालात हैं, हालांकि उसके बावजूद वो निकाल रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन बड़ी तादाद में हैं अमेरिकी इन जगहों पर। अच्छा, ये जो जगहें हैं यहाँ से निकलना फिर भी आसान है आपके लिए। अब कुछ एयरक्राफ्ट्स और एयर फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं, दुबई से भी कुछ शुरू हुई हैं, भारत भी कुछ फ़्लाइट्स आई हैं, तो उतनी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ किसी हद तक हो रही हैं ऑपरेट। और आप लैंड रूट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाकर कहीं से फ्लाई कर सकते हैं, तो कुछ ऑप्शंस हैं और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने ये शायद कैलकुलेट भी नहीं किया था कि इस तरह से दूतावासों पर हमला होगा, या इस तरह से अमेरिकन सिटीजन्स को जो सिविलियन इलाकों में हैं वहाँ पर अटैक होगा, यानी मिलिट्री बेसिस के अलावा भी अटैक इस तरह से ईरान करेगा। ये शायद कैलकुलेशन में नहीं था, इसलिए भी इतनी बड़ी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। और इस हद तक आप आकर दूतावास पे हमला कर देंगे, ये शायद कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था, ये ईरान की स्ट्रैटेजी है वो। मगर हाँ ज़रूर है, मुश्किल है उनके लिए। कई जगह पे कहा गया है कि आप खुद अपना इंतज़ाम करें या खुद देखें, क्योंकि वहाँ वो नहीं मदद पहुँचा सकते हैं, वो युद्ध में हैं। तो मुश्किल तो है अमेरिका के लिए। और मैं ये कहती हूँ अमेरिका के लिए डोमेस्टिक तौर पे ये ज़्यादा मुश्किल होता है बताना कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने नागरिकों को, या मौत हो रही है किसी की, अमेरिकी नागरिक की, तो फिर वो दबाव उन पर बढ़ता जाता है। सुपर पावर के लिए ये शर्म की बात होती है, और ये दबाव फिर उन पर बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, जो मेन मुद्दा है परमाणु बम, क्या वाकई ईरान उसके नज़दीक है, या जैसा कि कहा जा रहा था ईरान के पास 60% जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, तो क्या ईरान बना सकता है परमाणु बम आने वाले दिनों में, या इस दौरान गतिविधि उनकी तेज हो गई होगी कुछ? क्या लगता है? ईरान बना
नहीं है मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि ईरान अगर बना सकता होता तो पहले ही बना लिया होता। तो और ईरान जो बातचीत अभी चल भी रही थी अमेरिका के साथ, उसमें भी बहुत हद तक तैयार था सिविलियन यूज़ तक उसे लिमिट करने के लिए, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो करने के लिए, कम करने के लिए। तो बहुत हद तक तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास है न्यूक्लियर वेपन या वो बना सकता है। दूसरा ये कि जितने हमले अभी हो रहे हैं ईरान में, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। और जिस तरह के एयरबोर्न अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान पे, मुझे नहीं लगता अभी ईरान के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना प्रोडक्शन हथियारों का भी बढ़ा पाए या बना पाए। तो उसके पास जो है अभी वही है, उसी को वो रखेगा। तो कुछ चीन से, रशिया से मदद मिलेगी कुछ ऐसा ईरान चाहेगा तो ज़रूर, पर मुझे नहीं लगता। रशिया ने अपना स्टांस बहुत हद तक साफ़ किया है। मुझे नहीं लगता कि रशिया सीधे तौर पर कोई मदद करने वाला है। रशिया ने जो अपना रुख है वो किसी हद तक साफ़ कर दिया है। चीन ज़रूर समर्थन कर रहा है खामेनेई को लेकर भी, जिस तरह से उन्हें मारा गया उसको लेकर भी चीन ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। सपोर्ट भी कर रहा है। चीन को लेकर कुछ खबरें हैं भी कि पहले भी चीन से बहुत कुछ लिया है उन्होंने। जब ये शुरू हो गया था कि युद्ध होगा या युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तब भी उन्होंने बहुत कुछ चीन से लिया है, और उसको लेकर कुछ अलग अलग जानकारियाँ भी हैं कि चीन की तरफ से सप्लाई उन्हें कुछ किया गया है। लेकिन अब आगे कितना सप्लाई होगा, क्योंकि युद्ध में टिके रहने के लिए तो यही है ना, किसकी सप्लाई चेन ज़्यादा बेहतर है। आपके पास हथियार है, लेकिन देखिए ईरान के पास तो जो है ही। आप दूसरी तरफ भी देखिए कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो इतने हथियार हैं कि मैं इंडेफिनेट लड़ सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टॉमाहॉक मिसाइल अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास भी आपके पास जो हथियार हैं, अगर आपके पास टॉमाहॉक मिसाइल है तो टॉमाहॉक को वापस बनाना ऐसा नहीं है ना कि आज हमने कहा और कल बन गई। मतलब इट विल टेक टाइम, उसको प्रोडक्शन में आने में टाइम लगेगा, बनाने में भी वक्त लगेगा। तो वो, और दूसरा आप एक एक्टिव युद्ध लड़ रहे थे पहले से यूक्रेन में। आप ऐसा भी नहीं है कि आप बाकी जगहों से सब हथियार यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। तो आप ये ऐसा इतना आसान नहीं है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं, जो डिफेंस सिस्टम में हैं, जो इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, वो भी अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट होने लगेंगी तो वो अब पिक चूज़ कर रहे हैं। वो हर मिसाइल को नहीं गिरा रहे हैं या हर ईरान के अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी मिसाइलों को वो भी सोच समझ कर, मतलब उन्हें भी लग रहा है कि अगर ये लंबा चलेगा तो हमें किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है। तो वो अपनी मिसाइलों को, अपने हथियारों को, तो अब वो अपने हथियारों का बुके उन्होंने बड़ा कर दिया है। मतलब पहले अगर वो सिर्फ टॉमाहॉक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब वो सिर्फ टॉमाहॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो रैशनिंग कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं कि टॉमाहॉक इतना करेंगे, हम दूसरी मिसाइल ये करेंगे, हम फिर ये दूसरा हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो अपने हथियारों की भी जो बुके है, जो वेरिएशन है, वो बढ़ाया है, वो किया है, क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो वो कितने भी टॉमाहॉक ले जाके मार सकता है। इजराइल भी आयरन डोम की जगह आयरन लेजर बीम इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, तो वो अपने मिसाइलों को वो, आप ये सोचिए कि आपकी तो एक इतनी महंगी मिसाइल आप मारेंगे वहाँ से आ रही मिसाइल को गिराने के लिए, और आपका तो ये कितना बड़ा वो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वो अगर इतने हमले कर रहा है तो कौन सा हमला रोकना ज़रूरी है, उस हमले को रोकें। हर हमले को रोकने के लिए नहीं वो फायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रैशनिंग करनी है, सोचना है कि अगर ये 4 हफ्ते या 6 हफ्ते चलता है तो फिर क्या होगा। तो ईरान, जिस तरह से रशिया ने कहा था कि 1 साल तक जंग लड़ सकता है, क्या वाकई लड़ पाएगा ईरान 1 साल तक? इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन हैं उसके पास। 1 साल तो बहुत लंबा वक्त है कहने के लिए। देखिए, एंड गेम इजराइल का यही है, और इजराइल इसी उद्देश्य के साथ आया कि इजराइल को लगता है यही विंडो है जब वो ईरान में उसकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने इसी बात के लिए राज़ी कराया कि देखिए ये ही विंडो है, हम इसमें ही ये कर सकते हैं, ये हासिल कर पाएंगे। तो वो ये मकसद लेकर आए हैं। ईरान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के पास एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, उनकी बहुत डीप डाउन तक उनकी जो हायरार्की है वो मौजूद है। तो वो ख़त्म इतनी आसानी से नहीं होगा। उनके पास ताकत भी है, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। तो वो, मगर उनके पास हथियार ऐसा नहीं है कि वो इंडेफिनेट लड़ सकते हैं। तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगले और हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने में और स्थिति साफ होगी कि क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन मगर एक सवाल और लोगों के जहन में है कि
ये जो टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, तो अब अगर सुलह की बात भी हो तो किससे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो देखिए, अब अभी उनके पास काउंसिल है, 3 सदस्य हैं जो फैसले ले रहे हैं, उनके पास एक सिस्टम है। अगर नहीं भी अगला सुप्रीम लीडर इलेक्ट होगा तो ये 3 लोग हैं जो हर फैसला लेंगे। अब नेक्स्ट लीडर की भी बात हो ही रही है, मुश्तबा खामनेई की बात हो रही है कि वो आ जाएंगे। मुश्तबा खामनेई ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, तो उन्होंने एक बना रखा है, उनका एक सिस्टम है कि ये नहीं होगा तो ये होगा। तो ऐसा है नहीं, दे विल इलेक्ट अ न्यू सुप्रीम लीडर, वो नहीं आएंगे उसके बाद दूसरा आएगा। तो अभी तो उनके पास है कि वो आगे तक बात कर सकते हैं। यानी फिलहाल तो जंग थमने के हालात नहीं है? नहीं, फिलहाल थमने के हालात नहीं हैं। अमेरिका ज़रूर ये चाहेगा कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन अमेरिका जहाँ पर दाखिल हो चुका है वहाँ से इतनी आसानी से निकलना संभव नहीं होगा और ये लंबा चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सलीके से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे समझाया, और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आया होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।